Good afternoon, everyone. Thank you, IAMD, for giving me this opportunity. It is really an honor. So, first of all, I would like to tell about myself. So, like everyone else in this room, I am also a warrior who's fighting with my struggles. I am a patient of limb-girdle muscular dystrophy, but I'm also a doctor. I did MBBS from GMC Patiala, MD Pathology from PGI Chandigarh, which we all know is one of the best institutes of India. I am presently an entrepreneur. हमारा दिल्ली में एक lab है by the name of Sona Med Lab. I'm also a hobby artist, a loving daughter, caring sister, and a proud wife. But what matters the most is that I am a happy person who's able to focus on what I have than what I don't. तो मैं आप सबसे briefly अपनी muscular dystrophy की journey अभी तक की share करना चाहूंगी. So back in 2004, जब मैं 7th standard में थी, तब मैंने पहले सबसे स्टार्टिंग वाले सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने स्टार्ट करे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के. मुझे स्टार्टिंग में सिम्टम्स ये आए थे कि मैं चलते चलते गिर जाती थी और सीढ़ियां उतरते हुए गिर जाती थी. मेरे घुटने अपने आप मुड़ जाते थे, जो बाद में समझ आए कि नी बकलिंग होती थी. बट उस वक्त हम लोग यही सोचते थे कि किसी टाइप की वीकनेस है जिस वजह से मैं एकदम से ऐसे गिर जाती हूँ. धीरे धीरे टाइम और बीता, 1-2 साल और सिम्टम्स बढ़ते गए. धीरे धीरे मुझे बस में चढ़ने में दिक्कत आने लगी. सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं रेलिंग का सहारा लेने लगी. ये सब कुछ जब हो रहा था तो मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे, लेकिन वही था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था. शिमला में एक लोकल डॉक्टर को दिखाया था, बट वहां पे एक्सरे कराया जो कि नॉर्मल आया, और फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर डायग्नोसिस कभी बन ही नहीं पाया. बस थोड़े विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिले. बट सबसे अच्छी चीज ये थी कि मेरी फैमिली, मेरे फादर, मदर, मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा मेरे लिए सपोर्टिव थे. उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज सिखाई कि यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर करियर. इसी सोच के साथ मैंने 10th में अपने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नंबर से पास करे. मैं स्कूल में सेकंड आई. मुझे स्कूल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी भी मिली. और मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे अपने बचपन का ड्रीम जो कि डॉक्टर बनने का है वो पूरा करना है. +1 +2 में मैंने मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन करी. दिन प्रतिदिन मेरे सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स बिगड़ते जा रहे थे. मेरी चाल में प्रॉब्लम आ गई थी. मैं जमीन पे बैठ के उठने में मुझे दिक्कत आने लग गई थी. और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी. उस वक्त फिर हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया गया और 2008 में मेरा limb-girdle muscular dystrophy का डायग्नोसिस बना, जो कि 2009 में हमने पीजीआई चंडीगढ़ से कंफर्म भी करवाया. बट एज सच कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मैनेजमेंट उस वक्त नहीं पता चली. सो उस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा काम आया वो था मेरी फैमिली का सपोर्ट, जिन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि इस वक्त ये सब कुछ छोड़ दो और अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करो, अपने सपने की तरफ कंसंट्रेट करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है. इसी सोच के साथ 2010 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीएमटी क्रैक करा. पूरे पंजाब में मेरा रैंक 55 आया, चंडीगढ़ में 43, और मुझे जीएमसी पटियाला में एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया. खुशी थी, साथ ही साथ एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन सामने आने वाला था कि मुझे हॉस्टल में अकेले कैसे भेजना है. बट मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. उन्होंने सोचा कि वो मुझे बांध के नहीं रखना चाहते. उन्होंने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के कहा कि जैसे भी है ये खुद मैनेज करेगी, इसे डॉक्टर बनना है तो ये अपने आप देखेगी. शी विल फाइंड हर ओन वे, शी विल फाइंड हर ओन विंग्स टू फ्लाई. उनकी यही सोच थी कि मैं आज भी चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ. कोई भी डिफिकल्टी आए मैं सोचती हूँ कि देखा जाएगा, हो जाएगा किसी ना किसी तरह, एक बार ट्राई तो करना चाहिए. तो वही हुआ. मैं एमबीबीएस मैंने ज्वाइन करा. मैं हॉस्टल में अकेले रहने गई. And I would call it a very different and very important experience in my life. मुझे बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स मिले. मैंने अपने आप चीजें हैंडल करना, हॉस्टल में छोटी छोटी चीजें खुद से मैनेज करना सीखा. कितनी भी डिफिकल्टी हो, कितना भी कुछ हो, फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं घर पे मैं कम से कम कॉल करके किसी हेल्प के लिए बुलाऊं. अपने आप मैनेज करना, दूसरों से हेल्प मांगना, ये भी आया जो कि जरूरी है. फिर 2014 में मेरा फाइनल एग्जाम हो गया एंड 2015 में इंटर्नशिप करके मैं एज अ डॉक्टर घर लौटी.
2015 में जब मैं लौटी तो मेरे दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर थी कि मेरे आसपास के फ्रेंड्स जो हैं वो अभी 1-2 साल शायद ड्रॉप करके वेट कर सकते हैं एमडी की प्रिपरेशन के लिए, पर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे जब तक मैं फिजिकली एबल हूँ, जब तक मैं फिजिकली इंडिपेंडेंट हूँ, उसी टाइम पे मुझे अपनी स्टडीज अच्छे से कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। 2015 के दिसंबर में मैं घर आई और 2016 के जनवरी से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय पीजी प्रिपरेशन। 2016 के जून में मैंने पीजीआई चंडीगढ़ का पीजी एंट्रेंस क्लियर करा and in July I got admission as a junior resident MD student in the Department of Pathology. वहां से मेरा पीजीआई चंडीगढ़ का सफर शुरू हुआ। वहां पर भी मैं हॉस्टल में ही रही। धीरे धीरे मैंने अपना अकेले सब कुछ मैनेज किया। जैसे कि हम जानते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा पेशेंट लोड होता है और डॉक्टर्स की लाइफ तो अलग ही लेवल पे है, बिजी और हेक्टिक रहती है। मैंने पैथोलॉजी बहुत पहले ये सोच के सोचा था कि शायद मेरी लाइफ इजी होगी, बट उल्टा हो गया पीजीआई जाकर। वहां पे मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई। वहां सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2 कोई टाइम ही नहीं होता था रात का, और इतना काम करना पड़ता था। पर मुझे लगता है लाइफ में जो भी होता है वो हमें कुछ अच्छा सिखा के जाता है। इतना बिजी रहने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कभी कोई नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं पाए। मैं कभी कोई नेगेटिव सोच ही नहीं पाई अपने प्रॉब्लम को लेकर। मेरे दिमाग में सिर्फ टेंशन अपनी पढ़ाई, अपने थीसिस, अपने काम की रहती थी। और इसने मुझे ये भी सिखाया कि किस तरह से मैं कोई भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। 2019 में मैंने फाइनल एग्जाम दिया। मैं अपने बैच की टॉपर थी। मुझे सिल्वर मेडल भी मिला। साथ में मुझे कई दो नेशनल पब्लिकेशंस में अवार्ड्स मिले। कई इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में मेरे आर्टिकल्स हैं जो कि पबमेड इंडेक्स हैं। बट मैं मानती हूँ पीजीआई चंडीगढ़ से मुझे जो सबसे बड़ी ट्रॉफी मिली वो थे मेरे को डॉक्टर, मेरे फ्रेंड, जो कि एक सुपर फ्रेंडली, एंथुसियास्टिक, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर एम्पैथेटिक और बहुत ही नाइस इंसान है, जो आज की डेट में मेरे हस्बैंड हैं। और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इस प्रेजेंटेशन बनाने में। मैं ये मानती हूँ कि मेरी इस पूरी जर्नी में मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो है मेरे आसपास के लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, और शायद सिर्फ एक थॉट जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। मैंने हमेशा लाइफ में ये माना है कि God gives disability only to those people whom he considers strong enough. देखिए, जैसे कि कोई मूवी में हम डिफिकल्ट रोल सिर्फ उस एक्टर को देते हैं जो कि सबसे ज्यादा काबिल होता है, वैसे ही लाइफ में अगर हमें ये डिफिकल्ट रोल मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हमारी आत्मा को, हमारी सोल को ये चांस मिला है कि हम अपने आप को भगवान के सामने प्रूव कर सकें। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को प्रूव करें कि नहीं। अगर मैं बात करना चाहूंगी तो मैं पूछना चाहूंगी कि डिसेबिलिटी होती क्या है। अगर हम WHO डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। पर देखा जाए तो पूरी दुनिया ही डिसेबल्ड है अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं। सारे लोग सब कुछ तो नहीं कर सकते, ना ही सारे लोग अपने आसपास इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सब में और मुझ में फर्क क्या है? अगर हम भगवत गीता के हिसाब से जाएं तो कोई भी एबल्ड या डिसेबल्ड नहीं है। हम सब आत्मा है जो अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भाग नहीं सकता तो कोई लर्न नहीं कर सकता। कोई वेट अच्छे से नहीं उठा सकता तो कोई अपने रिलेशनशिप्स का वेट उठा नहीं सकता। कोई हमेशा सैड रहता है तो किसी को लोगों से ढंग से बात करनी तक नहीं आती है। किसी को अपना गुस्सा कंट्रोल करने नहीं आता है। तो फिर वो लोग एबल्ड और मैं डिसेबल्ड क्यों हूँ? मैं नहीं मानती। मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ, मैं एबल्ड हूँ। जो चीज डिफर करती है वो है हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। वो डिफाइन करता है कि हम एबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं। जैसे कि जब हम कोई बैंक का लॉकर ऑपरेट करते हैं तो हमेशा 2 चाबी लगती है उस बैंक के लॉकर को खोलने के लिए, कभी भी एक चाबी से नहीं खुलता। लाइफ में हमारे सुख और दुख भी वैसे होते हैं। हमारे दुखों का पिटारा भी 2 चाबियों से खुलता है। हम लोगों के केस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉरियर्स के केस में पहली चाबी ऑलरेडी भगवान ने लगा दी है जेनेटिक्स के रूप में। ठीक है, हमारे जीन्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिलीशन है, कोई एक्सॉन डिलीशन है, कोई म्यूटेशन है, कुछ भी है, पहली चाबी लग गई है प्रॉब्लम की। पर दूसरी चाबी अभी भी हमारे हाथ में है। हमारी मसल की स्ट्रेंथ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, सोशल लाइफ, हमारी खुशी, हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। ये चाबी हमारे हाथ में है कि हम इसे लगाएं
कि ना लगाएं। हमेशा एक बहुत ही सुंदर कोट है that I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. मैं हवाओं का रुख नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस तरह से अपनी कश्ती का रुख बदल सकती हूँ कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। वैसे ही जो मेरे हाथ में है, मुझे उसकी तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करने का सोचना चाहिए। मेरे हाथ में ये है कि मैं अपना बेस्ट करूं, मेरे हाथ में अपनी इमोशनल वेलबींग और इस सब की तरफ ध्यान दूं, और अपने हाथ में अपनी मसल वीकनेस और उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहली चीज और सबसे इफेक्टिव चीज है वो है फिजिकल थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी। इसमें इंक्लूडेड है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइड्रोथेरेपी, बैलेंस ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस। मुझे लगता है जो भी लोग आईएमडी से जुड़े हैं, जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो कभी ना कभी एटलीस्ट 1-2 सेशंस तो ले चुके होंगे फिजियोथेरेपी का, अभी तक सुना तो एटलीस्ट होगा ही। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है आज की डेट में। जब तक आप अपनी सारी मसल्स को मूव नहीं करेंगे, दिन में एक बार आपकी मसल्स, सारी मसल्स की मूवमेंट नहीं होती, तब तक आप नहीं ले रहे कोई मैनेजमेंट। आप कितना ही इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए, कितने ही नए तरीके ढूंढ लीजिए, बट एट द एंड ऑफ इट मेन चीज है फिजियोथेरेपी। हमारे आईएमडी से जुड़े हुए कई सारे सेंटर्स हैं। चंडीगढ़ में एक राहत सेंटर है जहां मैं अक्सर जाया करती थी। हमारा मानव मंदिर सेंटर सोलन में हर टाइप की फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हाइड्रोथेरेपी भी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी मसल्स के लिए, हमारी मसल्स की को प्रिजर्व करने के लिए। साथ ही साथ अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि फिजियोथेरेपी डिस्यूज एट्रोफी को प्रिवेंट करता है। डिस्यूज एट्रोफी क्या है? अगर नॉर्मली भी हम देखें तो जिस मसल को हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होने लग जाती है, जिस मसल का काम हम छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे उसे उस पर्टिकुलर काम करने में हमें दिक्कत आने लग जाती है। ये सब में होता है, बट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में ये थोड़ा ज्यादा होता है। आप नोटिस करते होंगे कि जो भी काम छूट गया, जब तक आप नीचे बैठते थे तब तक नीचे बैठ रहे हैं, जब नीचे बैठना छोड़ दिया तो वो और डिफिकल्ट हो गया। तो बात देखो, प्रॉब्लम बढ़नी है, ये एक सच है हमारा, लेकिन हमें उसे किस तरह से मैनेज करना है वो अभी भी हमारे हाथ में है। अगर हम रेगुलरली ये कोशिश करें कि पूरे दिन में हम एक फिजियोथेरेपी का एटलीस्ट, वैसे तो 2 सेशंस लेने चाहिए, बट एटलीस्ट एक फिजियोथेरेपी का सेशन ले लें जिसमें हमारे सारे ग्रुप ऑफ मसल्स की मूवमेंट दिन में एक बार हो, तो हमारे सारे ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं एक्टिविटी में रहते हैं। एक्टिविटी में रहने की वजह से उनमें डिस्यूज एट्रोफी के चांसेस बहुत कम बढ़ जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में फंक्शनल रहते हैं, हमारा फंक्शनल डिक्लाइन नहीं रहता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। याद रखिए, सिंपल सा रूल है, यूज योर मसल्स और यू विल लूज योर मसल्स। इसके साथ साथ कोई भी इजी, एक्सेसिबल, फन एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। अगर अभी आप चल सकते हैं तो वॉकिंग, साइकिलिंग, बैठे बैठे योगा कर सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे भी गाना सुनते हुए थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। अडेप्टिव स्पोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आ गई हैं जिससे कि आप गेम्स खेल सकते हैं। इवन आजकल बच्चे बास्केटबॉल, पावर सॉकर, फुटबॉल भी खेलते हैं। एक्टिव रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और वो चीज करिए जो आपको खुशी देती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक दूसरा कंसेप्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन का। हर रोज रात को अपने अगले आने वाले दिन को प्लान कीजिए। देखिए, आपको स्मार्ट गोल्स पे फोकस करना है। जो काम आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी लग रही है, अब जैसे मुझे पता है कि मुझे अगर जमीन पे बैठ के उठना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो मैं उस चीज में हेल्प ले लूंगी। कभी भी हेल्प लेने से हिचकिचाइए मत। हमेशा याद रखिए, हेल्प लेना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने से बहुत डिफरेंट है। हेल्प तो सब लेते हैं, स्टूडेंट टीचर की हेल्प लेता है, पेशेंट डॉक्टर की हेल्प लेता है, सब किसी ना किसी की हेल्प लेते ही हैं, बट हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं है। हमें फोकस करना है अपनी फंक्शनैलिटी पे। अगर मैं सुबह से शाम तक अपना काम कर रही हूँ एज अ डॉक्टर, अगर मुझे एज अ पैथोलॉजिस्ट पोस्टमार्टम्स करने जाने होते थे ऑटोप्सी में,
ऑटोप्सी करने जाना होता था, मॉर्चरी जाना होता था, अपने कॉलेज से लेके मॉर्ग तक जाना होता था। तो अगर मैं कॉलेज से मॉर्ग तक जाने के लिए किसी की थोड़ी-सी हेल्प ले लूँ, थोड़ा-सा वॉक करके थोड़ी-सी हेल्प ले लूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ जाके अपनी फंक्शनैलिटी दिखानी है। अगर मैं कॉलेज से मॉर्ग जाने में ही चलते-चलते अपने आप को थका दूँगी, तो जब एक्चुअली जो मेरा काम है, मैं एज़ अ डॉक्टर वहाँ जाके पोस्टमार्टम करने का, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, वो तो मैं थक जाऊँगी, है ना? तो फिर जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी फिज़िकल एफर्ट लगेगी, वहाँ पे हेल्प माँगो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी फंक्शनैलिटी पे फ़ोकस करो, एज़ अ टीम आपको फंक्शनल होना है, वहाँ जाके अपना काम पे कॉन्संट्रेट करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपके सोने से पहले आपको ये ख्याल होना चाहिए, हाँ, मैंने आज ये काम करा, काम पूरा करा। ठीक है, मैंने हेल्प ली, लेकिन मैंने काम किया, कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आपका लाइफ़स्टाइल आपके जेनेटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आपका डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए, जेनेटिक्स तो बहुत लोगों का सेम है। बहुत सारे लोगों को डिस्फेरिनोपैथी डायग्नोज़ होता है, बहुत सारे लोगों को एल्बिनोपैथी, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग एक्सॉन म्यूटेशंस डायग्नोज़ होता है। पर आप देखोगे कि उन सबका प्रेज़ेंटेशन डिफरेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं जिनको एटलीस्ट मैं एलजीएमटी का बताना चाहूँगी, कुछ लोग कहेंगे कि मैं सीढ़ियाँ ठीक चढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे उठने से बैठने में दिक्कत होती है। मैं उठ से बैठ ठीक लेती हूँ, मुझे चलने में दिक्कत होती है। कोई कहेगा मैं सारा दिन खड़ी रह सकती हूँ, चल सकती हूँ, लेकिन मैं उठ के बैठा नहीं जाता। तो अगर सबका जेनेटिक सेम है, तो सबकी प्रेज़ेंटेशन डिफरेंट क्यों है? इसका कारण है आपका लाइफ़स्टाइल। जो इंसान के लाइफ़स्टाइल में ज़्यादा खड़े रहना है, ज़्यादा चलना है, उनकी वो वाली चीज़ें अभी तक मेंटेन्ड है। जिनकी लाइफ़स्टाइल में अभी भी ज़मीन पे बैठना है, जिनके घरों का अभी भी वो वाला सिस्टम है, उनका अभी भी वो प्रिज़र्व्ड है। तो इसका मतलब तो साफ है कि हमें डेली फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। जितनी हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, जितनी हम सारी मूवमेंट्स करेंगे, उतनी ही हमारी बॉडी प्रिज़र्व्ड रहेगी। कोशिश करिए आप सारे दिन बिज़ी रहें, सारा दिन एक्टिव रहें। कोशिश करिए आप जितनी की सारी अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी खुद करिए। हेल्प लीजिए, बट एट द एंड आप वो खुद कर रहे हैं। और सबस कोविड जो है बहुत सारी बुरी चीज़ें लेकर आया है इस दुनिया में, लेकिन एक अच्छी चीज़ लेकर आया है, वो है वर्क फ्रॉम होम, डिजिटलाइज़ेशन और हमारा वर्चुअल लर्निंग। अब इंसान एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो, सब घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सब घर पे बैठ के, बेड पे बैठ के, लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं। तो हम में और उनमें अब ज़्यादा कोई फ़र्क रह नहीं गया है। तो इस चीज़ का मैक्सिमम उपयोग कीजिए, ये जो हुआ है। इतने सारे आजकल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हो चुके हैं कि आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। इतने ज़्यादा वर्चुअल लर्निंग के कांसेप्ट्स हो चुके हैं आप घर पे बैठ के। आजकल तो सारे बच्चे ही घर पे बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो आपको कभी भी अपनी एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ना। एट द एंड ऑफ इट एजुकेशन ही है जो एक इंसान के काम आती है। किसी भी पॉइंट पे आप कितने ही नेगेटिव हो जाएँ लाइफ में, एजुकेशन नहीं छोड़नी है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होएँगे, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। कुछ भी काम कर सकते हैं आप फिर से। और साथ-साथ हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, अपना जंक फूड रिड्यूस करें। वैसे ये सबके लिए होता है इन जनरल, बट ऑब्वियसली हमारी केस में ज़्यादा है क्योंकि हम बिल्कुल भी वेट गेन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मसल्स पे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। बाकी लाइफ में खुश रहिए, रिस्क लीजिए, एडवेंचरस बनिए, रोड ट्रिप्स पे जाइए, घूमने जाइए, मूवीज़ देखिए, पार्टी करिए, खुश रहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इमोशनल हेल्थ अपने आस-पास वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घर से बाहर निकलिए और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वॉरियर्स के साथ बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। हो सकता है आपने जो प्रॉब्लम अभी शेयर करी हो, अपनी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी हो, दूसरे ने भी एक्सपीरियंस करी हो और उसने उसका सॉल्यूशन भी ढूँढ लिया हो। हो सकता है वो सॉल्यूशन आपके काम आ जाए। हमेशा प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस शेयर करने चाहिए, बात करनी चाहिए। तो कभी भी घर पे बैठ के कुछ भी नहीं होगा। हमेशा एक नई हॉबी ढूँढिए, कोई नया स्किल लर्न कीजिए। लाइफ में हम कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाते कि हम कोई नई चीज़ ना लर्न करें। टिल द एज ऑफ 60-70 भी हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई नया स्किल रोज़ लर्न करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। वी अटेन मोर एंड मोर नॉलेज, वी इम्पार्ट मोर एंड मोर नॉलेज क्योंकि एट द एंड इस ज़िंदगी का, इस लाइफ का, इस आत्मा का एक ही पर्पस है कि हम ज्ञान प्राप्त करें और इस ज्ञान को अगली जनरेशन में बाँटें। देखिए,
लाइफ में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम बिटर हो सकते हैं या हम बेटर हो सकते हैं। या तो हम टैलेंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और किसी ना किसी रूप में दूसरों के काम आ सकते हैं, या फिर हम अपनी डिसेबिलिटी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम विक्टिम बन सकते हैं खुद ही, हम रो सकते हैं सारा दिन कि यार हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अब तो हमारी लाइफ बर्बाद होगी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और दूसरों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरे पे डिपेंडेंट इंसान वो नहीं है जो दूसरों से फिजिकल हेल्प ले रहा है। दूसरे पे डिपेंडेंट इंसान वो है जो दूसरे की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा। आज अगर मैं फिजिकली डिपेंडेंट भी हूँ दूसरे पे, अगर मैं फिजिकली हेल्प भी ले रही हूँ, बट अगर मैं सामने वाले की लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, चाहे अपनी नॉलेज से, चाहे अपने किसी टैलेंट से, चाहे अपने किसी स्किल से, तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं दूसरे की लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। इस बात को समझिए। फिजिकल हेल्प लेना और दूसरे पे डिपेंडेंट होना अलग बातें हैं। फिजिकल हेल्प लेने को डिपेंडेंट होने से मत कंफ्यूज करिए। फिजिकल हेल्प लीजिए पर दूसरे पे डिपेंडेंट मत होइए। दूसरे की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करिए। आप खुद पॉजिटिव होइए, खुद पॉजिटिव होइए ताकि आप दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी भरे। खुद स्किलफुल होइए ताकि आप दूसरों को नई चीज सिखाएं। खुद नॉलेज गेन करिए ताकि आप दूसरों को नॉलेज बांटें। अब मेन क्वेश्चन जो कि सबको जिसका इंतजार रहता है कि क्या पहली वाली चाबी का क्या, इज इट ट्रीटेबल? क्या किसी तरह हमारे जेनेटिक्स या हमारा डिजीज क्या किसी तरह चेंज हो सकता है? प्रेजेंटली नहीं, कोई इलाज नहीं है। पर क्या आगे फ्यूचर में कोई होप्स हैं? होप्स हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उन ट्रू होप्स को फॉल्स होप्स से डिफरेंशिएट कर पाए। देखिए, ट्रू होप्स हैं जैसे कि हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टेम सेल्स, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग, जीन थेरेपी, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट आज और कल में आपको नॉलेज देंगे, और मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा वही इस बारे में बात करें क्योंकि वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। मैं बात करना चाहूंगी फॉल्स होप्स के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे कि हम सारे बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। ये हमारे लिए साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली, फिजिकली, हर चीज तरह ड्रेनिंग हो जाता है। सबसे सिंपल बात, सबसे सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी इंसान आपको पूरी श्योरिटी से कह रहा है ना कि वो आपको ठीक कर देगा, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, सिंपली याद रखिए। The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people are so full of doubts. हमेशा जितने भी फूल होते हैं वो हमेशा बहुत श्योर होते हैं अपने आप को लेके। देखिए, जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, कुछ भी हो, रेकी हो, सब कुछ हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जो भी ये दावा करते हैं कि वो आपको 100% ठीक कर देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको पागल बना रहे हैं, सिंपली। मैंने भी 2008 में, मैंने और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बुरी दुनिया एक्सप्लोर करी है, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, और मैं आपको बता रही हूँ दुनिया आपको पागल बनाने के लिए बैठी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। नोएडा में एक डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, और उनका दावा है कि वो 1-2 साल में आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक कर देंगे। पूरे 4-5 लाख का पैकेज बना के देते हैं आपको, और जब आपका रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते तो वो धीरे धीरे फिर उसको आपके जेनेटिक्स पे डाल देते हैं। ऐसी जगहों पे इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप अपनी रिहैबिलिटेशन की तरफ ध्यान दें, आप असिस्टेड डिवाइसेस की तरफ ध्यान दें। आजकल इतने ज्यादा रोबोटिक्स की वजह से असिस्टेड डिवाइसेस आ गए हैं। आप जो फुली इक्विप्ड व्हील चेयर्स हैं उन पे इन्वेस्ट करिए। अपना आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ कंसंट्रेट करें। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, आजकल इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाहर की और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज के वर्चुअल लर्निंग के कोर्सेज होते हैं, उन वर्चुअल लर्निंग के कोर्सेज को करिए। पैसा लगाना है वहां लगाओ, वहां से कुछ नॉलेज अटेन करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, पर इन सब चीजों पे मत लगाओ पैसे। नीम हकीम के पास मत जाइए, जो मालिश करने वाले, जो कि ये कहते हैं कि हाँ टांगे खींच देते हैं, टांगों पर पता नहीं बहुत अलग अलग टाइप के कब कुछ कपड़े बांध के खींच देते हैं, कुछ एक रॉड टाइप होती है वो लगा के खींच देते हैं। ना कि ये सिर्फ पेनफुल है, और ये मैं स्पेशली केयर गिवर्स से बोलना चाहूंगी जो कि छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं।
मुझे पता है आपकी भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ होती है अगर आपके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, बट अगर आप इस तरह के तरीकों पर जाएंगे तो ये बच्चे के लिए तो फिजिकली तो पेनफुल है ही, साइकोलॉजिकली भी पेनफुल है। और साथ ही साथ आप समझिए कि मसल्स ऑलरेडी वीक हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, आप उतना ज्यादा हाई विदाउट एनी प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन आप इतना हाई फोर्स उसमें लगा के उनको खींच देते हैं कि वो मसल्स टूट जाती हैं। आई नो समवन जो कि पहले ठीक ठाक चलते थे, बट इस वाली थेरेपी के बाद जिसमें कि उनकी किसी जो इस तरह के लोकल पहलवान होते हैं, किसी ने उनकी टांग खींच दी, जिसकी वजह से एक टांग और दूसरी टांग में फर्क आ गया, एंड नाउ दैट पर्सन कैन नॉट वॉक। तो आपको ऐसा क्यों करना है? जितने भी बाबा हो, काले कंबल वाला हो या सफेद कंबल वाला हो, उनसे बहुत बहुत दूर रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली नहीं ड्रेन करते, पर आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक सर्कल ऑफ हेल में घुसा देते हैं जहां पर आप अपने विक्टिमहुड और इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे आपको बाहर निकलना है। और यहाँ पे साथ साथ ही मैं नाम लेना चाहूंगी कुछ ऐसे स्टेम सेल सेंटर्स का जहां पर हमारी ही बॉडी से स्टेम सेल्स निकाल के विदाउट एनी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन उनको हमारी बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। देखिए ये दावा करते हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क आएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इन सेंटर्स का, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी जगहों पे आप जाके 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करते हैं, आपको लगता है फर्क आएगा, और ये लोग आपको पब्लिकेशंस पे दिखाते हैं। पर अगर आप पब्लिकेशंस को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत ध्यान से देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि जो इनके 2 स्टडी ग्रुप्स होते हैं, उसमें एक स्टडी ग्रुप होता है जिसमें इन्होंने अपनी स्टेम सेल थेरेपी और फिजियोथेरेपी दोनों दी होती है, और दूसरा स्टडी ग्रुप में इन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। आपको पता ही नहीं है कि वो जो 2 ग्रुप में जो ये डिफरेंस दिखाते हैं कि हाँ वो बच्चा ठीक हुआ, वो स्टेम सेल थेरेपी की वजह से ठीक हुआ या फिजियोथेरेपी की वजह से। अगर इन्हें एक्चुअली में कोई कंपैरिजन दिखाना है तो 2 ऐसे बच्चों में कंपैरिजन दिखाओ जो दोनों फिजियोथेरेपी कर रहे हो, और फिर दिखाएं कि हमारे स्टेम सेल की वजह से फिजियोथेरेपी का ज्यादा इफेक्ट आया एज कम्पेयर टू वो बच्चा जिसमें स्टेम सेल नहीं दिया, सिर्फ फिजियोथेरेपी है। इनके पब्लिकेशंस में खुद के बायस होते हैं, और जैसे ही आप इनके स्टेम सेल थेरेपी के बाद इनका बताया हुआ फिजियोथेरेपी रेजिमेंट फॉलो करना छोड़ते हैं, आप फिर से ग्राउंड जीरो पर आ जाते हैं। तो फिर ऐसी जगहों पे 10-15 लाख रुपए खर्च करके फिर फाइनली जब आपको फिजियोथेरेपी से ही आपको मेंटेन होना है, तो ये पैसे खर्च क्यों करने हैं? वहां पे डायरेक्ट फिजियोथेरेपी करिए, और इस सारे पैसे को बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करो, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करो। आप कैसे हाउ कैन यू प्रिवेंट टू गेट फूल्ड? देखिए, ज्यादा से ज्यादा रीड करिए, हमेशा क्रेडिबल सोर्सेस से रीड करिए। गूगल पे सिर्फ एनसीबीआई आर्टिकल इतना लिखने की देर होती है, आपको बिल्कुल जेन्युइन आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। दूसरी बात, जब भी आपको कोई बताए कि वो आपको ट्रीट कर सकते हैं, हमेशा उनसे उनका पब्लिकेशन डाटा मांगिए। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी किसी भी रिसर्च को एडवर्टाइज या कमर्शलाइज बिना उसे पब्लिश करे नहीं कर सकता। कोई भी पब्लिकेशन हो, कई बार ऐसा होता है कि किसी नॉर्मल लोकल सी जर्नल में पब्लिश कर दिया होता है, उस पब्लिकेशन को पबमेड पे चेक करिए। सिर्फ गूगल पे पबमेड डालने की देर है और आपको पता चल जाता है कि वो पब्लिकेशन जेन्युइन है कि नहीं है। और फिर भी हमेशा जो भी, अगर आपको पबमेड पे भी आर्टिकल मिले, तो कई बार उन आर्टिकल्स में भी बायस होता है, जैसे कि मैंने पिछले स्टेम सेल वाले केस में बताया कि उनके स्टडी ग्रुप्स में ही फर्क होता है। वो इस तरह से लिखते हैं कि सामने वाले पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ इसका इफेक्ट है, पर होता नहीं है। तो हमेशा 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 IAMD के सपोर्ट ग्रुप्स पे उस चीज को शेयर करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें। किसी भी ट्रीटमेंट में अपना फाइनेंशियली मेंटली और फिजिकली इन्वेस्ट करने से पहले एक बार IAMD के सपोर्ट ग्रुप में सबसे पूछिए कि इज इट वर्थ इट। और सबसे इंपॉर्टेंट, IAMD के साथ कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही कोई ट्रीटमेंट आएगा, IAMD वाले सबसे पहले आपको कांटेक्ट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं उन सबके साथ कनेक्शन रहता है। जितने भी रिसर्चर्स हैं वो भी यहाँ पे रेगुलरली विजिट करते रहते हैं, तो IAMD के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। सो एट द एंड मैं अपना टॉक ये बोल के कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारे साथ जो होना था वो हो गया है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि उससे कहती है कि पत्ते बट चुके हैं, अब बस खेलना बाकी है।
तो अब हमारे केस में पत्ते बढ़ चुके हैं, अभी हमारे ऊपर है हम उसे कैसे खेलेंगे। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट बाय सेइंग कि हमारे हाथ में जो है वो है फिजियोथेरेपी, जो हम कर सकते हैं, फिजिकली एक्टिव रहना और खुश रहना, जो हमें हमेशा टारगेट करना है। There is a very beautiful saying by William E. Lightburn: use the skills that I have got. Do not focus what I have not. Of course, I am aware of my limitation, yet I am a part of God's wonderful creation. And all the paintings and sketches that were included in my presentation were drawn by me myself. And as I told earlier that I'm a hobby artist, and हमेशा एक नया art, नया skill, नया talent हमेशा रखना चाहिए. In case you want any queries, so these are my Instagram handles. This is the professional Instagram handle Sona Med Lab के नाम से, जहाँ पे हम in general सारी queries लेते हैं जो कि मेरे lab का है. And this is of my artist page. Thank you so much.